ये कहानी उस दौर की है जब दुनिया नक्शों पर पूरी तरह सिमटी नहीं थी और समंदर के पार की जमीनें कहानियों और अफसानों का हिस्सा हुआ करती थीं। ये किस्सा है सिंध के एक पुराने बंदरगाह देबल यानी आज के कराची के करीब का। देबल की हवा में हमेशा नमक और मसालों की महक घुली रहती थी। यहां दुनिया भर से जहाज आते और जाते थे। यहाँ के बाजारों में चीनी रेशम, अफ्रीकी हाथीदांत और हिंदुस्तानी गर्म मसालों का कारोबार होता था। इसी देबल में एक नौजवान सौदागर रहता था जिसका नाम था कासिम। कासिम के वालिद अपने वक्त के सबसे बड़े और सबसे ईमानदार सौदागरों में से एक थे। उनका कारोबार चीन के बंदरगाहों से लेकर मिस्र के सिकंदरिया तक फैला हुआ था। लेकिन एक समंदरी तूफान में उनके जहाज़ों का पूरा बेड़ा गर्क हो गया और इसी गम में वो दुनिया से चल बसे। अपने पीछे वो कासिम के लिए सिर्फ एक चीज छोड़कर गए थे, कर्ज का एक ऐसा पहाड़ जिसे उतारना नामुमकिन सा लगता था। शहर के सबसे बड़े महाजन सेठ हरचंद का कर्ज उस पर सबसे ज्यादा था। हरचंद एक लालची और बेरहम इंसान था जिसकी नजर हमेशा से कासिम के वालिद की जायदाद पर थी। कासिम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने वालिद के पुराने जर्जर हो चुके आखिरी जहाज, जिसका नाम सब्र था, कुछ जैसे तैसे तैयार करवाया। उसने शहर के छोटे मोटे सौदागरों से उधार पर माल लिया और खुद उस जहाज का कप्तान बनकर यमन के बंदरगाह अदन की तरफ निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि वो कुछ मुनाफा कमाकर अपना कर्ज उतारना शुरू कर सकेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरब सागर के बीच में आसमान पर काले बादल छा गए। समंदर में ऐसा तूफान आया जैसा कासिम ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लहरें पहाड़ों की तरह ऊंची उठ रही थीं और जहाज सब्र किसी खिलौने की तरह डगमगा रहा था। जहाज का मस्तूल टूट गया, पाल फट गए और जहाज के निचले हिस्से में एक सुराख हो गया जिससे तेजी से पानी भरने लगा। मल्लाहों ने हिम्मत हार दी। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। कासिम भी एक पल के लिए मायूस हो गया। उसे लगा कि उसका अंजाम भी अपने वालिद जैसा ही होने वाला है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अल्लाह को याद किया। तभी उसे अपने वालिद के आखिरी अल्फाज याद आए। उन्होंने मरते वक्त कासिम का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, तिजारत में मुनाफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है। इंसान के हाथ में सिर्फ एक चीज है, नीयत। अपनी नीयत हमेशा साफ रखना। कासिम ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब मौत का खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत थी। उसने मल्लाहों को ललकारा, क्या हुआ, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक उम्मीद बाकी है। अल्लाह पर भरोसा रखो और मेरी बात सुनो। उसने मल्लाहों को हुक्म दिया कि जहाज पर लदे हुए माल की बोरियों से एक दीवार बनाकर उस सुराख को बंद करने की कोशिश करें। उसने खुद चढ़कर टूटे हुए मस्तूल की रस्सियों को काटा ताकि जहाज का वजन हल्का हो सके। वो पूरी रात तूफान से लड़ते रहे। हर एक शख्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी। और फिर जब सुबह की पहली किरण आसमान पर नमूदार हुई तो तूफान थम चुका था। उनका जहाज सब्र बुरी तरह टूट फूट चुका था, लेकिन डूबा नहीं था। वो लहरों के रहमो करम पर बह रहा था। उनका सारा कीमती माल या तो समंदर में बह गया था या फिर सुराख को बंद करने में इस्तेमाल हो चुका था। उनके पास सिर्फ एक चीज बची थी, सिंध के नमक की कुछ बोरियां जो सबसे नीचे रखी होने की वजह से बच गई थीं। मल्लाहों में फिर से मायूसी फैल गई। अब हम क्या करेंगे कप्तान? न हमारे पास माल है, न वापस जाने का कोई रास्ता। हम इस अनजान समंदर में भूखे प्यासे मर जाएंगे। कासिम ने दूर उफुक पर नजर डाली। उसे जमीन का एक बहुत ही धुंधला सा निशान नजर आ रहा था। नहीं, उसने कहा, हम मरेंगे नहीं। अल्लाह ने हमें इस तूफान से बचाया है तो वो आगे का रास्ता भी जरूर दिखाएगा। कई दिनों तक बहने के बाद उनका जहाज एक अनजाने जजीरे यानी आइलैंड के साहिल से जा लगा। ये एक खूबसूरत और अजीब जगह थी। यहाँ के पेड़ किसी और ही दुनिया के लगते थे।
कुछ पेड़ ऐसे थे जिनके तने से लाल रंग का गोंद निकल रहा था। हवा में अजीब सी खुशबू थी। जजीरे के बाशिंदे भी अजीब थे। उनका रंग गहरा सांवला था और वे एक ऐसी जुबान बोल रहे थे जो कासिम और उसके साथियों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वे लोग पहले तो इन अजनबियों को देखकर घबराए, लेकिन जब उन्होंने कासिम के टूटे हुए जहाज और उनके थके हुए चेहरों को देखा तो वे उन्हें अपने सरदार के पास ले गए। ये सोकोत्रा का जजीरा था जो उस वक्त दुनिया के नक्शों पर ठीक से मौजूद भी नहीं था। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। वे अपनी जरूरत की हर चीज खुद ही उगाते और बनाते थे। उनके सरदार ने इशारों में कासिम से पूछा कि वे कौन हैं और उनके जहाज में क्या है। कासिम ने इशारों में ही अपनी पूरी कहानी बताई। फिर उसने नमक की एक बोरी खोली और थोड़ा सा नमक सरदार के हाथ पर रखा। जैसे ही सरदार ने उस नमक को चखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरत और खुशी की चमक आ गई। सोकोत्रा एक जन्नत जैसा जजीरा था, लेकिन कुदरत ने उसे एक चीज से महरूम रखा था, नमक। यहाँ के लोग हजारों सालों से बिना नमक के फीका खाना खाते आ रहे थे। उनके लिए सफेद पाउडर किसी जादू से कम नहीं था। सरदार ने फौरन अपने लोगों को हुक्म दिया। वे लोग दौड़ दौड़कर अपने घरों से चीजें लाने लगे। कोई मोतियों की लड़ी ले आया, कोई अजीब से दिखने वाले खुशबूदार गोंद के टुकड़े, तो कोई सोने के छोटे छोटे डले जो उन्हें पास की नदी से मिलते थे और जिसे वे सिर्फ एक पीला पत्थर समझते थे। उन्होंने ये सारा सामान कासिम के कदमों में ढेर कर दिया, सिर्फ एक मुट्ठी नमक के बदले में। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। जिस नमक की उसके अपने शहर देबल में कोई कीमत नहीं थी, वो यहां सोने और मोतियों से भी ज्यादा कीमती था। ये उसकी जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा सबक था। किसी चीज की कीमत उस चीज में नहीं, बल्कि उसकी जरूरत में होती है। कासिम ने अपने मल्लाहों के साथ मिलकर महीनों तक उस जजीरे पर मेहनत की। उन्होंने वहां के लोगों की मदद से अपने जहाज की मरम्मत की। उन्होंने उन्हें नमक का सही इस्तेमाल सिखाया और बदले में उन्होंने कासिम को उन अजीब पेड़ों से निकलने वाले लाल गोंद के बारे में बताया। वो ड्रैगन ब्लड नाम की एक बहुत ही नायाब चीज थी जिसे दवाइयां और रंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता था और जिसकी कीमत अरब के बाजारों में सोने के बराबर थी। जब कासिम का जहाज वापस लौटने के लिए तैयार हुआ तो वो नमक की बोरियों की जगह सोने, मोतियों और ड्रैगन ब्लड से भरा हुआ था। सोकोत्रा के लोग उसे रोते हुए विदा किया। कासिम ने उनसे वादा किया कि वो वापस जरूर आएगा। कासिम जब देवल वापस लौटा तो सेठ हरचंद समेत सब लोग हैरान रह गए। जिस लड़के को वे मरा हुआ समझ चुके थे, वो इतनी दौलत लेकर लौटा था कि उसने एक ही दिन में हरचंद का सारा कर्ज सूद समेत चुका दिया। लेकिन कासिम अब पुराना कासिम नहीं था। उसके दिल से दौलत की मोहब्बत कम हो गई थी। उसे अब तिजारत में एक नया मजा आने लगा था। दुनिया को देखने, नए लोगों से मिलने और नई चीजें सीखने का मजा। उसने अपने वालिद के पुराने कारोबार को फिर से जिंदा किया, लेकिन इस बार उसने उन रास्तों पर जाने का फैसला किया जिन पर बहुत कम लोग जाते थे। उसका अगला सफर था चीन का, रेशम का रास्ता यानी सिल्क रूट। उस वक्त जमीन से होकर गुजरता था और बहुत खतरनाक था, लेकिन कासिम ने समंदरी रास्ते से चीन जाने की ठानी। एक ऐसा सफर जिसे पूरा करने में सालों लग जाते थे। वो महीनों तक समंदर में सफर करता रहा। उसने मलाया के जजीरों को पार किया, जहां उसने लौंग और जायफल जैसे गर्म मसाले खरीदे। उसने समुद्री लुटेरों का मुकाबला किया और आखिरकार कई महीनों के बाद उसका जहाज चीन के मशहूर बंदरगाह खानफू में दाखिल हुआ। चीन एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। यहाँ के लोग, उनका लिबास, उनका खाना सब कुछ अजीब था। यहाँ के कानून बहुत सख्त थे। किसी भी बाहरी सौदागर को शहर के अंदर दाखिल होने से पहले अपनी हर चीज की तलाशी देनी पड़ती थी। यहाँ कासिम का मुकाबला दुनिया के सबसे शातिर और चालाक सौदागरों से था। उसने देखा कि चीन के सौदागर किसी को भी रेशम बनाने का तरीका नहीं बताते थे। ये उनका सबसे बड़ा राज था और इस राज को बाहर ले जाने की सजा मौत थी। वो सिर्फ तैयार रेशम बेचते थे, वो भी बहुत ऊंचे दामों पर।
कासिम ने कई हफ्तों तक वहां के बाजारों का जायजा लिया। वो समझ गया कि सिर्फ रेशम खरीदकर वापस ले जाने में ज्यादा मुनाफा नहीं है, असली मुनाफा तो इस राज को जानने में था। उसने एक तरकीब सोची। उसने रेशम खरीदना बंद कर दिया। इसकी जगह उसने शहर के सबसे गरीब इलाके में एक मुफ्त दवाखाना खोल दिया। वो सुकोत्रा से लाया हुआ ड्रैगन ब्लड और हिंदुस्तान की जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करने लगा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और रहमदिली के चर्चे होने लगे। लोग उसे सिंध का हकीम कहकर बुलाने लगे। एक दिन उसके दवाखाने में एक बूढ़ा शख्स आया। उसकी बेटी एक अजीब बीमारी में मुब्तला थी। वो कई दिनों से बेहोश थी और उसका जिस्म अकड़ता जा रहा था। चीन के हकीमों ने जवाब दे दिया था। कासिम ने उस लड़की को देखा। यह टिटनस की बीमारी थी। उसने फौरन अपने औजार निकाले और अल्लाह का नाम लेकर उस लड़की के जिस्म के एक हिस्से में एक छोटा सा चीरा लगाकर खराब खून बाहर निकाल दिया। कुछ ही घंटों में उस लड़की ने आंखें खोल दी। वो बूढ़ा शख्स जिसका नाम ली था, कासिम के कदमों में गिर पड़ा। वो कोई आम इंसान नहीं था। वो शाही रेशम कारखाने का सबसे बड़ा कारीगर था। वही कारीगर जिसके हाथ में रेशम बनाने का सबसे बड़ा हुनर था। बूढ़े ली ने कासिम से कहा, तुमने मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हें दौलत तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वो चीज दे सकता हूं जो इस मुल्क में दौलत से भी ज्यादा कीमती है। उस रात बूढ़ा ली कासिम को चुपके से अपने घर ले गया। वहां उसने कासिम को रेशम बनाने का पूरा तरीका दिखाया। शहतूत के पत्तों पर पलने वाले छोटे छोटे कीड़ों से लेकर उनके बनाए हुए कोकोन को गर्म पानी में उबालने और फिर उससे महीन धागा निकालने तक का हर एक मरहला। कासिम ने उस हुनर को सिर्फ देखा नहीं, उसे अपनी रूह में उतार लिया। यह उसकी जिंदगी का दूसरा बड़ा सबक था। सबसे बड़ा राज या सबसे बड़ा हुनर ताकत से नहीं, मोहब्बत और खिदमत से हासिल किया जाता है। कासिम ने कुछ रेशम के कीड़ों के अंडे बहुत ही हिफाजत से अपने पास रख लिए और चीन से वापसी का सफर शुरू किया। जब कासिम सालों बाद देबल वापस लौटा तो वो सिर्फ एक अमीर सौदागर नहीं था। वो अपने साथ एक ऐसा खजाना लाया था जो सिंध की किस्मत बदल सकता था। लेकिन उसकी कामयाबी से सेठ हरचंद की नफरत और भी बढ़ गई थी। हरचंद ने सिंध के हाकिम के कान भरने शुरू कर दिए। ये शख्स चीन से जादू टोना सीख कर आया है। ये कीड़े पालता है और कहता है कि उनसे धागा बनाएगा। ये हमारी रिवायतों को तबाह कर देगा। हाकिम ने कासिम को दरबार में तलब किया। कासिम ने दरबार में रेशम के कीड़े दिखाए और पूरा तरीका समझाया। उसने कहा, यह कोई जादू नहीं, अल्लाह की कुदरत और इंसान का हुनर है। अगर हम इस हुनर को सीख लें तो सिंध का हर गरीब घर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हमें चीन से महंगा रेशम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेठ हरचंद ने उसे झूठा साबित करने के लिए अपने कुछ गवाह पेश कर दिए। मामला उलझ गया। तब कासिम ने कहा, मुझे 1 साल की मोहलत दी जाए। मैं इसी सरजमीन पर शहतूत के बाग लगाऊंगा और इतना रेशम पैदा करके दिखाऊंगा जितना सेठ हरचंद अपने जहाजों में चीन से लाता है। अगर मैं नाकाम रहा तो मेरी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए। ये एक बहुत बड़ा दांव था। हाकिम ने उसे इजाजत दे दी। कासिम ने अपनी सारी दौलत उस काम में लगा दी। उसने शहर के बाहर बंजर जमीनों को खरीदा और उन पर शहतूत के हजारों पेड़ लगवाए। उसने गरीबों और बेसहारा लोगों को काम पर रखा और उन्हें रेशम बनाने का हुनर सिखाना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। सेठ हरचंद ने कई बार उसके बागों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसके कारीगरों को डराया धमकाया, लेकिन कासिम और उसके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। और फिर ठीक 1 साल बाद वो दिन आया जब कासिम अपने बनाए हुए रेशम के थान लेकर दरबार में हाजिर हुआ। वो रेशम चीन के रेशम से भी ज्यादा मुलायम और चमकदार था। पूरा दरबार हैरान रह गया। उस दिन के बाद सिंध की तकदीर बदल गई। देबल अब सिर्फ माल खरीदने और बेचने वाला बंदरगाह नहीं रहा, बल्कि खुद दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों में से एक रेशम बनाने वाला मरकज बन गया। कासिम ने अपनी बाकी की जिंदगी इसी काम के लिए वक्फ कर दी। उसने बहुत दौलत कमाई, लेकिन वो दौलत कभी उसकी जेब में नहीं, बल्कि उसके लोगों की खुशहाली में नजर आती थी। उसने स्कूल बनवाए, अस्पताल खोले और एक ऐसा कारोबारी निजाम बनाया जो ईमानदारी और भरोसे पर चलता था।
वो अक्सर अपने जवान शागिर्दों को अपने पहले सफर का किस्सा सुनाता था। वो कहता, याद रखना, समंदर का सबसे बड़ा तूफान तुम्हें डुबोने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस साहिल तक पहुंचाने के लिए आता है जहां तुम्हारी असली मंजिल होती है। और तुम्हारी नाव में सबसे कीमती माल सोना चांदी नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी नीयत और हिम्मत होती है। कासिम की कहानी सिंध की उन नमकीन हवाओं में आज भी जिंदा है। ये कहानी है उस सौदागर की जिसने सिर्फ माल का सौदा नहीं किया, बल्कि उम्मीद, हुनर और इंसानियत का सौदा किया। उसने दुनिया को बताया कि सबसे बड़ी तिजारत वो है जिसमें आप दौलत नहीं, लोगों के दिलों को जीतते हैं।